यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यपि शक्तिधरस्वधाम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् साइलेंट करो, पुरुषाय साइलेंट करो। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रभास्तीर्थस्य अधिष्ठाता स्वरूपाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणः प्रभास्तीर्थे विराजमानाः विविधाः तीर्थदेवताः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः प्रोफेसर गोपबन्धु महोदयाः मान्याः कुलपतिवर्याः आचार्याः अध्यक्षाः अद्यतनीय व्याख्यानस्य प्रमुख वक्तृरूपेण वा अत्र पुनः एकवारं सद्भाग्येन सम्प्राप्ताः तादृशाः पूज्याः इन्दुमती काटघरे महोदयाः तथा च संस्कारानुरागिणः संस्कृतानुरागिणः श्रवणानुरागिणः भवन्तः सर्वे सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमानुग्रहेण अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः संस्काराणां मानवजीवने प्रभावः अमुं विषयमादाय अद्य एकेन विशिष्टेन शीर्षकेण श्रोतुम् अवसरः सम्प्राप्तः। अयमस्ति अस्माकं सर्वेषां लाभः ज्ञानलाभः। भगवान श्री सोमनाथ के कृपा प्रसाद से और भगवान पुराण पुरुषोत्तम के अनुग्रह से आज हम जिनका व्याख्यान सुनने जा रहे हैं वो हमारे पूर्व परिचित है। अत्यंत सरल हृदय एवं सौम्य व्यवहार पूर्ण श्री इंदुमती काटघरे जी का पुनः एक बार हम श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से और इस अल्पकालीन अभ्यासक्रम में जुड़े हुए सब अभ्यासुओं की ओर से हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। और आज का हमारा विषय है विवाह संस्कार के उपलक्ष्य में वर एवं कन्या के गुण विचार। तो विवाह योग्य पुरुष में कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए और विवाह योग्य कन्या में कौन से गुण जो गुण से वर और कन्या का, ये ज्योतिष शास्त्र में गुण मिलाना ये विषय नहीं। हम जो गुणवान और गुणवती ऐसा जो कहते हैं, ऐसे गुणों से संपन्न गुणवान पुरुष हो, गुणवान वर हो और गुणवती कन्या हो। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि रुक्ष्मणी जी भगवान कृष्ण को पत्र लिखकर भेजती है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। आप श्री के बहुत सारे गुण मैंने सुने हैं, आपका पराक्रम मैंने सुना है, आपकी शालीनता, आपका स्वभाव, आपका सौम्यत्व, आपका व्यवहार, इस सब विषय में मैं आपके बारे में सुन चुकी हूँ। हालांकि मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। और सुनने के बाद आपके गुण के कारण मैं आप में आकृष्ट हुई हूँ। ऐसा ही एक प्रसंग हर्ष कवि विरचित माघ कवि के श्रीहर्ष कवि के नैषधीय चरितम महाकाव्य में भी आता है। वहां भी हंस नल के पास आकर दमयंती के गुण गाता है और दमयंती के पास जाकर नल राजा के गुणों का वर्णन करता है और बाद में नल और दमयंती परस्पर एक दूसरों के साथ विवाह करने के लिए सम्मत होते हैं। तो गुण से आकृष्ट होना, न केवल रूप से, न केवल धन से, न केवल वैभव से, ऐसे गुण विचार पर, वर कन्या के गुण विचार पर आज हमें पुनः एक बार श्रीमती इंदुमतीबेन काटघरे जी प्राप्त हुए। मैं उनका अधिक समय न लेते हुए
मैं उनके चरणों में सादर विनती करता हूँ कि आप अपना चिंतन पूर्ण मनन पूर्ण इस विषय पर व्याख्यान प्रदान करें। श्री इंदुमती काटधरे जी। नमस्कार। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी विद्वान आचार्य एवं जिज्ञासु छात्र, षोडश संस्कार और उसके अंतर्गत विवाह विचार आदि बारे में हम सब लोग चिंतन कर रहे हैं। यह एक बहुत ही प्रशंसनीय ऐसा उपक्रम है और उसमें भी कुटुंब व्यवस्था और कुटुंब में गृहिणी और गृहस्थ और गृहिणी और गृहस्थ होने से पूर्व पति और पत्नी बनने से पूर्व भी पुरुष और स्त्री, और विवाह योग्य पुरुष को वर कहा जाना और विवाह योग्य वधू को कन्या कहा जाना, ये हमारी एक व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को हरिओम हेलो गुरुजी, हरिओम हाँ हरिओम वॉइस कट થાય છે। વોઇસ કટ થાય છે, એક મિનિટ। हेलो, અવાજ કપાય છે તમારો થોડો થોડી વાર। હા હા, હું જોઉં। વિડિયો ઓન છે મારો કે નથી? બંધ છે વિડિયો। બંધ છે, હા વાંધો નહીં। હા, અરે મારો અવાજ કપાય છે એમ કે છે। અમને તો સ્પષ્ટ આવે છે, સ્પષ્ટ સંભળાય છે અમને। અચ્છા અચ્છા, કદાચ જેમને પ્રશ્ન પૂછ્યો એ પણ ચેક કરી લલિતભાઈ, લે। તમને સ્પષ્ટ સંભળાય છે, અમને નથી સંભળાતો। અહીંયા ઓકે। કદાચ અમારા ઇન્ટરનેટનો પ્રોબ્લેમ હશે, તો હા ખબર નહીં। હા સોરી સોરી। હા હા હા, ઠીક છે। હવે સંભળાય છે? એકદમ સ્પષ્ટ। હરિઓમ। હા એકદમ હા हाँ સ્પષ્ટ। ठीक ठीक, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, હરિઓમ हाँ સંભળાય છે। हाँ ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ। तो हम विचार कर रहे थे, ये कुटुंब व्यवस्था में पति पत्नी का कितना अहम स्थान है। विवाह संस्कार की चर्चा करते समय हमने इसका विचार किया था। अच्छा पति और अच्छी पत्नी बनना ये एक साधना है, परंतु अच्छा पति और अच्छी पत्नी बनने के लिए पहले अच्छा पुरुष और अच्छी स्त्री बनना होता है। अभी प्रस्तावना करते हुए महोदय ने गुणों की बात की। सामान्य रूप से हम गुणों को सद्गुणों के रूप में देखते हैं। स्वभाव के गुण, स्वभाव के सद्गुण, व्यवहार के सद्गुण, ये सज्जनता की निशानी है। तो हम सज्जन लक्षण के रूप में इन गुणों को देखते हैं। परंतु जब एक दूसरे के अनुरूप वर और वधू का चयन करना होता है, तब इसके भी उपरांत और अनेक बातों સોરી ડિસ્ટર્બ કરું છું, પણ સંભળાતું જ નથી બેન અમને લોકોને। ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं और हमारी परंपरा भी है। इन सब का विचार आज हम अज्ञानवश, अल्प ज्ञानवश और विपरीत ज्ञानवश नहीं करते हैं। परंतु यदि भारत की उत्तम कुटुंब व्यवस्था हमें पुनः प्रस्थापित करनी है, तो इन सब का विचार करना चाहिए। और इस दृष्टि से कुछ बातों का यहाँ विचार करने का प्रयास हम कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि
विवाह के समय जो पति और पत्नी बनने के लिए जा रहे हैं, उन दोनों में पुरुषत्व के और स्त्रीत्व के लक्षण उत्तम विकसित होने चाहिए। आज की स्थिति में तो यह अधिक चिंता करने योग्य, शोचनीय ऐसी बात है। आजकल जेनेटिक साइंस के जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, वे एक बात की चिंता व्यक्त करते हैं कि आज के अधिकांश युवक और युवतियों का फर्टिलिटी काउंट अर्थात जनन क्षमता अत्यंत दुर्बल है। इसका अत्यंत तीव्रता से ह्रास हो रहा है। यानी फर्टिलिटी काउंट डेंजरसली गिर रहे हैं और ये बहुत चिंता का विषय है। अब भारत में विवाह क्यों करना? तो उसका उद्देश्य संतान को जन्म देकर पितृ ऋण से मुक्त होना, यही तो बताया गया है। और विवाह करके उत्तम संतति को जन्म देने लायक होना ही नहीं, ये कितनी बड़ी विडंबना है। और इसका मूल कारण यह है कि हमारे युवक और युवतियों का सर्वसामान्य रूप में जनन क्षमता बहुत कम हो रही है। अब ये तो वर और कन्या का बहुत ही अपलक्षण हुआ कि वे विवाह करने योग्य हैं ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? माने अब ये हमारे शास्त्रों में अन्य पद्धति से लिखा गया होगा, परंतु आज की हमारी विडंबना तो यह है कि हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते ही नहीं। जब किसी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, तब वह कभी बताता है, तब हमें पता चलता है। परंतु ये पहला गुण होना चाहिए, अच्छी जनन क्षमता होना। अब ये क्यों नहीं है? हम इस पाठ्यक्रम का भी विचार आज की स्थिति को ठीक करने के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए इस विषय पर हमें जरा अधिक ध्यान देना चाहिए कि केवल अच्छे गुण कौन से हैं, इतना कहने भर से पर्याप्त नहीं होगा। ये गुण क्यों नहीं है, इसका इस विपरीत स्थिति का निराकरण कैसे करना, इसके ऊपर भी साथ साथ में विचार तो करना पड़ेगा। नहीं तो जनन क्षमता नहीं है, वो जनन क्षमता बढ़नी चाहिए, इतना कहने से हमारा काम होता नहीं। मन की शांति के ये लिए जनन क्षमता नहीं है, इसके लक्षण क्या है, होता इसका परिणाम क्या है? तो ऐसे पति पत्नी, ऐसे पुरुष और स्त्री पति पत्नी बनने के बाद या तो संतान को जन्म देने में असमर्थ होते हैं, यदि जन्म दे सके तो भी पूर्ण सगर्भावस्था बहुत कष्टदायक होती है। बिना औषधोपचार से प्रसूति तक वह पहुंचती ही नहीं है। वो माता जो है होने वाली, वो प्रसूति तक पहुंचती ही नहीं है। और औषधों का बहुत ही विपरीत परिणाम माता पर और आने वाले बालक पर होता है। तो तीसरा, यदि जन्म दिया तो भी वो बहुत कष्टकारक प्रसूति भी होती है। और आजकल हम देखते हैं कि अधिकांश सीजरियन ऑपरेशन से ही बालक का जन्म होता है, स्वाभाविक प्रसूति ये तो नहीं होती। अब ये क्यों है? तो ये युवक युवतियों का की जनन क्षमता बहुत कम है, यह है। अब इसके कारण क्या है? मैंने इसके कारण जानने से ही इसके उपाय भी हम कर सकेंगे। तो इसका एक कारण है, वह मनोवैज्ञानिक कारण है, मन की ग्रंथियां हैं। निरीक्षण करने वालों ने, माने इस विषय का अध्ययन करने वालों ने बताया कि जनन क्षमता कम होने का कारण, एक कारण आजकल
युवतियां युवक जैसी बन रही हैं और युवक युवतियों जैसे बन रहे हैं। माने लड़की लड़के जैसा होने का प्रयास कर रही है, लड़का लड़की जैसे होने का प्रयास कर रहा है। लड़की लड़के जैसा होने का प्रयास कर रही है, ये तो दिखाई देता है। उसकी वेशभूषा, उसकी अ, आकांक्षाएं, उसके करियर का विचार, उसकी देह बोली, उसके विचार आदि सब लड़कों जैसा होने लगा है। इसके पीछे जो ग्रंथि है वह यह है कि मुझे यदि मेरा विकास करना है, मुझे यदि श्रेष्ठ दिखाना है अपने आप को, तो पुरुष करता है वह सब मुझे करना चाहिए। अब ये अत्यंत अविचार है, परंतु ऐसा होता तो है। हर बात में पुरुष की बराबरी करूंगी तभी मैं स्थापित हो पाऊंगी, ये अतिशय गलत ग्रंथि आज की लड़कियों के मन मस्तिष्क में बैठ गई है। और हम भी 2 पीढ़ियों से, आज की समस्या नहीं है, इस समस्या को शुरू हुए 2 पीढ़ियां बीत गई कि माता पिता भी कहते हैं हमारे लिए लड़का लड़की समान है, दोनों को समान पढ़ाई, दोनों को समान अवसर, दोनों को समान नौकरी, दोनों को समान पद्धति से विकास के अवसर, ये सब हम बोलने लगे हैं। परंतु ये समानता किस बात में है? भारत में स्त्री पुरुष समानता का इस प्रकार का बाह्य विचार नहीं किया गया था। हमारे यहाँ तो स्त्री को पूज्य माना, देवी माना, आदरणीय माना, रक्षणीय माना, ऐसा तो माना था। परंतु वे पैमाने हमने छोड़ दिए। जिस मापदंड के आधार पर हमने स्त्रियों को गौरव का स्थान दिया था, माता का स्थान दिया था, वे पैमाने हमने छोड़ दिए, मापदंड हमने छोड़ दिए। आज हमने जो यूरोप के मापदंड हैं समानता के, वे अपना लिए और 2 पीढ़ियों से इन मापदंडों के आधार पर हम अपने लड़कियों और लड़कों को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। अब इसका सीधा परिणाम युवतियां युवकों जैसा होने का प्रयास करती हैं, माता पिता उसमें सहायता करते हैं और सारी व्यवस्था उस पद्धति से बनी है। यही है, लड़के लड़कियों जैसे स्त्रैण हो रहे हैं, शस्त्र चलाना नहीं जानते। स्त्रियों का रक्षण हमें करना है ऐसा उनका भाव नहीं होता है। और श्रृंगार प्रसाधन आदि में भी वे स्त्रियों जैसे ही होने लगे हैं। जैसे एक हास्यास्पद उदाहरण में दूं तो एक विज्ञापन आता है, फेयर एंड लवली ओनली फॉर मेन। पुरुषों के लिए फेयर एंड लवली क्रीम का विज्ञापन, ये क्या बताता है? फ्लोरल डिजाइन के कपड़े, ये क्या बताता है? ऐसा स्त्रैण स्वभाव, ऐसा स्त्रैण व्यवहार लड़कों में दिखाई दे रहा है। ऐसी आराम प्रियता, ऐसी नजाकत स्त्रियों में पुरुषों में दिखाई देता है और ऐसा पौरुषी व्यवहार स्त्रियों में दिखाई देता है। इसके परिणाम स्वरूप स्त्री पुरुष तो नहीं बन जाती और पुरुष स्त्री तो नहीं बन जाता, परंतु स्त्री का स्त्रीत्व कम होता है, पुरुष का पुरुषत्व कम होता है। हमारी देशी गुजराती में स्त्रियों को एक गाली के रूप में कहा जाता था भाईडा छाप, और पुरुषों को कहा जाता था बायलो। आजकल ये बायला और भाईडा का प्रकरण बहुत चल रहा है, बोली में, स्वभाव में, रुचियों में। ये हो रहे हैं कि ये स्त्री और पुरुषत्व का गुण कम होने के कारण से और स्त्रीत्व के गुण की कमी होने के कारण से अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते। काम जीवन का जो संतोष, तृप्ति, सुख और आनंद
होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं प्राप्त होता। इतना इसका दुष्परिणाम है। तो ये मैं तो गुण के स्थान पर अवगुण की ही चर्चा करने लगी। हमें ये गुण चाहिए, अगर विधायक रूप में कहना है तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व भरपूर मात्रा में होना चाहिए। इसका दूसरा कारण है, मैंने ये कहाँ तक पहुंचता है इसकी मैं बात करूंगी। तो हमें अपने घरों में जो बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, उन लड़के और लड़कियों के बारे में सावध होने की दिशा, सावध होने के संकेत मिलेंगे। ये उपदेश से नहीं आएगा। गुण सारे जो हैं वो उपदेश से नहीं आएंगे, कुछ करने से आएंगे। तो दूसरा इसका कारण है कुछ भी खाना। जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा चित्त। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। तो आहार के ऊपर तो हमारे सारे व्यक्तित्व का आधार है। आज हम कुछ भी, कहीं पर भी, कभी भी, कैसे भी खाते हैं। और युवक युवती तो बहुत ही ज्यादा होटलिंग में व्यस्त रहते हैं। ये खाने का विवेक नहीं है, उसका बहुत बड़ा खामियाजा स्त्रीत्व और पुरुषत्व की हानि के रूप में हमें सहना पड़ता है, भोगना पड़ता है। और तीसरा कारण है कुछ भी देखना, टीवी सीरियल्स, सिनेमा, वीडियो में जो दृश्य आते हैं वे सारे, वैसा ही सुनना, वैसा ही खेलना, उसके अनुरूप ही पहनना ओढ़ना, ये सारे पुरुषत्व के और स्त्रीत्व के ह्रास में परिणत होते हैं। इसलिए आज के संदर्भ में देखें तो वर और कन्या का प्रथम गुण होना चाहिए पुरुषत्व और स्त्रीत्व। और पुरुषत्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए, स्त्रीत्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने भी प्रयास करने चाहिए और उनके माता पिताओं ने भी, वे जब पल बढ़ रहे हैं तब प्रयास करने चाहिए। पहली बात ये है। अब दूसरे जो गुण हैं वो अंग लक्षण के रूप में हमें जांचना चाहिए। वर परीक्षा और वधु परीक्षा चयन करते समय करने की हमारे यहाँ परंपरा रही है। और ये जो अंग लक्षण है उसके आधार पर ये बालक को जन्म देने के लिए कितने समर्थ हैं ये परखा जाता है। और जो पति पत्नी का एकात्म संबंध बनने के लिए जो स्वस्थ काम संबंध विकसित होना चाहिए, उसके लिए कितना उपयोगी है, ये अंग लक्षण के ऊपर से परखा जाता है। विकास भाई તમારો ઓડિયો બંધ કરી દેજો। आज हमने इसको पूर्ण रूप से भुला दिया है और ये क्या नाटकबाजी है, ऐसा हम करते हैं। परंतु आपने कभी सुना होगा बंगाल जैसे प्रांत में वधु परीक्षा बहुत अधिक दक्षता पूर्वक की जाती थी। और कैसे की जाती है, कौन से अंग देखे जाते हैं, बाल, आंखों का रंग, दांत, नख, चाल, आवाज, हास्य और उसकी खाने की आदतें, ये सब देखा जाता था। गुजराती में एक लोकगीत आपने सुना होगा। लाडली पौत्री दादाजी के सामने लाड करते हुए कहती हैं, मेरे लिए कैसा वर आप ढूंढना। तो उसमें एक पंक्ति है, केड़े पातड़ियों ने मुखे शामड़ियों, जिसकी कमर पतली है और जिसका मुख शाम है। ये शाम किस बात का संकेत है? जब पुरुष दाढ़ी बनाता है उसके बाद कुछ
श्याम रंग की आभा उसके चेहरे पर होती है। ये दोनों सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से श्रेष्ठ पुरुषत्व के लक्षण हैं। सिंह कटी, जिसकी कमर पतली नहीं है, वो अच्छा काम संबंध स्थापित नहीं कर सकता। उसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने ही हैं जो उसके होने वाले बालक में रिफ्लेक्ट होंगे। जिसके 30-35 आयु में सर के पीछे टाल पड़ने लगती हैं, उसके जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने ही हैं। जिसका चेहरा बिल्कुल लड़कियों जैसा गोरा चिट्टा है, वो उत्तम वर नहीं है। तो इसलिए ये वर तो हमेशा श्याम ही होगा और वधू हमेशा गोरी ही होगी। उसको तो गोरी ही कहा जाता है। तो हमारे लोक गीतों में ये सारे गुण बताए हैं। अभी हमारे यहाँ गुण कहते हैं तो तुरंत ही सज्जनता के सारे सद्गुणों की बात आती है। उसमें ये सब है, सौम्यता, सज्जनता, मैत्री, उत्तम सुंदर हास्य, स्नेह, ये सब तो है ही। ये सब मानसिक गुण है, स्वभाव के गुण है, व्यवहार के गुण है, सज्जनता के रूप में पेश आने के गुण है। परंतु ये जो है ये जेनेटिक गुण है और जेनेटिक गुण ही बालक को जन्म देने में काउंट करते हैं। और पति और पत्नी बनने के लिए यहाँ से तो प्रारंभ होता है। अगर ये नहीं है तो आप कितने भी અવાજ બંધ થઈ ગયો છે બેન પાછો. कैसे पौरुष पूर्ण हो सकता है, वह कैसे उत्तम माता हो सकती है। इसलिए प्रारंभ तो जेनेटिक गुणों से होता है। इन जेनेटिक गुणों का रक्षण और वर्धन करना ये हमारा पहला दायित्व है। उसके बाद जो गुण है वो ज्योतिष के गुण तो है ही, और ये गुण एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए, ये भी है। मैं इसकी चर्चा यहाँ ज्यादा नहीं करूंगी। अब इसके बाद मानसिक गुण आते हैं, बौद्धिक गुण आते हैं। पहले तो जेनेटिक थे, माने शारीरिक थे और जननिक थे। एक दूसरे के लिए उचित वर कन्या का सबसे पहले जो है आयु, दोनों का आयु का अंतर 3 वर्ष से कम तो नहीं होना चाहिए। आजकल जो 6 महीने का अंतर है या 1 वर्ष का अंतर है, ये उत्तम पति पत्नी, उत्तम एक दूसरे के लिए उत्तम वर और वधू नहीं होते। 3 वर्ष का अंतर तो चाहिए। और वैसे भी आयु कौन सी होनी चाहिए, तो शास्त्र कहते हैं। अब ये कौन सा शास्त्र है? जनन का ही शास्त्र है, माने उत्तम संतति को जन्म देने के लिए जो शास्त्र बना है वो कहता है कि रजस वाला होने के 4 वर्ष के बाद स्त्री को माता बनना चाहिए। अब उसके लिए विवाह होना चाहिए उसका। और आजकल रजस्वला बनने की आयु कम होती जा रही है। इसके पीछे भी आहार विहार ही कारणभूत है। तो और उत्तम संतानों को जन्म देने का प्राइम टाइम जो है वो पुरुष के लिए 25 से 35 वर्ष का है और स्त्री के लिए 16 से 24 वर्ष का है। आज के संदर्भ में वो और कम होगा, लेकिन व्यवहार में हमने स्थितियां ऐसी बनाई हैं कि वो और ज्यादा हो रहा है। 24, 25, 27 वर्ष की होने तक तो कोई लड़की विवाह करने के लिए राजी ही नहीं होती।
तो समय बीत जाता है और लड़का भी 28-30 वर्ष का होने तक विवाह के लिए उसका करियर ही नहीं बनता है तब तक। तो स्थिति हमने क्या पैदा कर दी है कि हमारा करियर, हमारी पढ़ाई और हमारा गृहस्थ जीवन, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। हमने बना दिए हैं ये इनकॉम्पिटेबल, एक दूसरे के साथ विरोधी हैं क्या, कि ये होगा तो ये नहीं होगा, और ये ये होगा तो ये नहीं होगा। तो हम वैज्ञानिक पद्धति से इस बात का विचार नहीं करते हैं, केवल सुविधा और केवल आकर्षण, इसकी दृष्टि से ही हम विचार करते हैं। तो फिर उत्तम संतति तो नहीं होगी। वर कन्या के गुणों के साथ हम संतति को क्यों जोड़ते हैं? तो वर कन्या को आगे समर्थ बालक को जन्म देने का काम करना है, सामाजिक, सांस्कृतिक, कौटुंबिक दायित्व निभाना है, इसके लिए इन सब का विचार करना है। इसलिए हम बालक के, भावी पीढ़ी के जन्म के साथ इसको जोड़ रहे हैं। यदि जन्म के साथ नहीं जोड़ना है तो भारत में तो विवाह विचार हो ही नहीं सकता। केवल काम तृप्ति के लिए विवाह विचार, ये तो पश्चिम का विचार है। भारत का विचार माता पिता बनने के लिए विवाह करना है, यही है। इसलिए उस संदर्भ में ही स्त्री और पुरुष के, युवक और युवती के, वर और कन्या के गुणों का विचार करना चाहिए। दूसरा गुण है माने पौरुष और स्त्रीत्व की प्राप्ति, और पति पत्नी के संबंध के लिए आवश्यक है ब्रह्मचर्य। स्त्री, युवक और युवती दोनों में ब्रह्मचर्य के गुणों का विकास होना चाहिए। और इसका व्यावहारिक संदर्भ क्या है और इसके आड़े आज क्या आता है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि बालिका 13-14 वर्ष की होती है या रजस्वला होती है, उसके बाद उसकी मनस्थिति ऐसी होती है कि जो भी पुरुष सामने दिखता है उसमें वह अपने पति को देखती है, अर्थात उसका मन उसमें टंग जाता है, आकृष्ट हो जाता है। हाँ, वो करेंगे, उसको करने को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि चारों तरफ हम बड़े लोग होते हैं, समाज होता है, इसलिए करने को तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन मन को कौन रोक सकता है। और इसलिए हमारे यहाँ इस आयु में उसकी सगाई हो जानी चाहिए, ऐसा प्रचलन था। प्रत्यक्ष विवाह नहीं, शादी नहीं होनी चाहिए, ये तो समय आने पर होनी चाहिए, लेकिन सगाई होनी चाहिए, ताकि उसका मन, हाँ यह मेरा वर है, यह मेरा घर है, इसमें लगा रहे, तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव हो सके। जो एक निष्ठ नहीं है पति के प्रति, वह નમસ્તે, અવાજ નથી આવતો પાછો. અવાજ નથી આવતો. के मन को संभालने का, सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? कौन कौन उसकी चिंता करता है? कौन उसके लिए माने कौन उसको कुछ भी कह सकता है? न माता पिता को मालूम, न शिक्षकों को मालूम, समाज हितैषियों को मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। और जिसको मालूम है वो कुछ कहे तो माता पिता भी नहीं सुनेंगे, वो लड़की भी नहीं सुनेगी और समाज भी नहीं सुनेगा।
इतनी विपरीत स्थिति में हम पहुंच गए हैं। क्यों? हमारे शास्त्रों का और हमारे परंपरा का अध्ययन और पालन हमने छोड़ दिया है। इसलिए पुरुष के लिए पत्नी व्रता होना, पत्नी व्रती होना अत्यंत आवश्यक है। एक निष्ठा के गुण दोनों में समान रूप से चाहिए। यही मेरी पत्नी और मेरी पत्नी के अलावा सारी स्त्री जाति मेरे लिए माता और बहन के समान हैं। ये स्त्री मित्र और पुरुष मित्र ये अत्यंत फालतू की बात है। मुझे भय है कि ये अभी सुनने वाले भी मेरे इस कथन से सहमत नहीं होंगे, परंतु सुनने वाले सहमत हो न हो तो भी तो शास्त्र नहीं बदल जाता। शास्त्र नहीं परवाह करता कि आप सहमत हैं कि नहीं हैं। आपको अपना भला होने की चाह है तो शास्त्र की बात सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। नहीं समझते हैं तो शास्त्र कहता है भगवान तुम्हारा भला करे, परंतु उससे जो नहीं होना है वो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए मैं उस शास्त्र वचन को स्मरण कर कह रही हूं कि पुरुष के लिए पत्नी व्रती होना अत्यंत आवश्यक है और इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं, इंद्रिय संयम। अब ब्रह्मचर्य माने केवल जननेन्द्रिय का संयम यह नहीं है, सारी इंद्रियों का संयम ही जननेन्द्रिय की इंद्रिय संयम तक ले जाता है। इसलिए हर घर में ऐसे माता विशेष रूप से होनी चाहिए कि यदि पराई स्त्री के सामने कुदृष्टि से देखा तो तुम्हारी खैर नहीं, खाने को नहीं मिलेगा, घर में नहीं आने दूंगी, आगे की पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़वा दूंगी, घर में कैद करके रखूंगी। इतना कठोर व्यवहार लड़कियों के साथ कुदृष्टि से देखने वाले लड़कों के साथ होना चाहिए। ये 16 से विवाहित होने तक की आयु की माता पिता के द्वारा होने वाली शिक्षा है कि लड़कों को ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता करना ये विशेष रूप से हर पिता का कर्तव्य है। और पिता के अलावा और कौन यह काम कर सकता है? माता उसके चरित्र की रक्षा करने वाली होती है, उसको प्रेरणा देने वाली होती है, उसको उपदेश करने वाली होती है, परंतु पिता शासन करने वाला होता है और ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा करने वाला होता है। तभी दोनों के ब्रह्मचर्य की रक्षा हो सकती है। तो ये दूसरा गुण जो है वह ब्रह्मचर्य का है, एक निष्ठा का है और विवाहित होने तक ये नहीं होता। विवाहित होने तक इसमें स्खलन नहीं होना चाहिए। और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आजकल अभी थोड़ा कम हुआ है या तो बहुत डाइल्यूट हो गया है, लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा शब्द हमने सुना है। विकास जी ने लेफ्ट आप करी दो। जानते हैं कि ये कितना मनोवैज्ञानिक और कितना विवाह के लिए उचित है, माने प्रिस्क्राइब करने योग्य है। नहीं जानेंगे क्योंकि इसको मानते ही नहीं हम। पूर्व में हमारी परंपरा थी कि लड़की के लिए वर ढूंढना है तो लड़की नहीं ढूंढती, लड़की को नहीं पूछा जाता था। हम कहते हैं कि क्या लड़की को नहीं पूछा जाता था, उसको तो कौन मानता है, उसका तो कोई कीमत नहीं है, जो माता पिता ढूंढेंगे वही। माता पिता भी नहीं ढूंढते थे और लड़के के लिए लड़की भी वह कन्या ढूंढना है तो भी पुरोहित जाता था या घर के बड़े देखते थे। वर और कन्या एक दूसरे को केवल जैसे है ना, रुक्मिणी को अभी कहा ना कि मैंने आपको देखा तो नहीं है लेकिन आपके गुण सुने हैं, तो बिना देखे एक में को तो कृष्णा और रुक्मिणी की भी विवाह हुआ था।
तो हमारी परंपरा में वर और कन्या एक दूसरे को देखे, यह परंपरा ही नहीं थी। और लोग ही उनके लिए वर और कन्या ढूंढते थे। कब देखते थे, ये विचार करो कि कब देखते थे। जब विवाह के बाजट पर दोनों खड़े हैं माला लेकर, और बीच में अंतरपट है। ये अंतरपट क्यों है? एक दूसरे को देखना नहीं है। और मंगलाष्टकों का गान होता है। सारा समाज, सगे संबंधी, स्नेही, स्वजन उपस्थित होते हैं। मंगलाष्टक का गान होता है, और विवाह का जब मुहूर्त आता है तब अंतरपट दूर होता है, और फिर दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं। बाद में पुरोहित कहता है, एक दूसरे की ओर देखो। तब वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। उसी समय दोनों एक दूसरे को एक में के हैं, पति पत्नी है, इस रूप में स्वीकार करते हैं, एक दूसरे के हृदय में उतर जाते हैं। दैट इज लव एट फर्स्ट साइट। दृष्टि का, दर्शन का यही रहस्य है कि वह एक दूसरे का संबंध स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपको तुलसी रामायण का वर्णन सुना है क्या? कि मिथिला नगरी में जब वाटिका में घूमने के लिए, नगर देखने के लिए और वाटिका में घूमने के लिए राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और उधर सीता उसकी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए निकली है। वो आती हैं, राम और सीता एक दूसरे को देखते हैं और दुनिया को भूल जाते हैं और देखते ही रहते हैं। दैट इज लव एट फर्स्ट साइट, और वो पति पत्नी बनते हैं। आजकल ट्रेजेडीज होती है कि ऐसे तो संबंध स्थापित हो गया लेकिन विवाह नहीं हुआ, ये विवाह हुआ लेकिन संबंध स्थापित नहीं हुआ, क्योंकि इतना डाइल्यूट हो जाता है विवाह के पूर्व दोनों का एक दूसरे के साथ बोलना, चलना, घूमना फिरना, झगड़ना, ये बातें करना इतना हो जाता है कि संबंध की गहराई डाइल्यूट हो जाती है, ऊपर ऊपर की रह जाती है। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर है जिसको हमने आज किस बात के लिए खो दिया है। बिना परिचय के विवाह कैसे कर सकते हैं? तो परिचय प्राप्त करने की हैसियत ही कहाँ है, क्षमता ही कहाँ है? किसको हम जान सकते हैं? होटल में नहीं ले गया इसलिए वो मेरे लायक नहीं है, ये क्या परिचय प्राप्त करने की और मूल्यांकन करने की पद्धति है क्या? तो गुण वर्णन तो पुरोहित से सुना है, गुण वर्णन लोगों से सुना है, और इससे जो आकृष्ट हुए हैं वे अभी जैसे कहा रूप से नहीं हुए, दिखावे से नहीं हुए, गुणों से हुए। और उसके बाद जो काम संबंध, पति पत्नी का संबंध, गुण वर्णन से तो मित्र भी हो सकते हैं, लेकिन पति पत्नी होते हैं, उसके लिए जो दृष्टि चाहिए वो दृष्टि विवाह से पूर्व सुरक्षित रखनी चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक संकेत हैं। आज हम इसके ऊपर कुछ भी विचार ही नहीं करते, ये करना चाहिए। तो फिर अभी जो सज्जनता के गुण हैं वे तो चाहिए ही चाहिए। शील, चरित्र, नीतिमत्ता, प्रामाणिक, मधुर वाणी, मधुर हास्य, मधुर आकृति, ये सब तो होना ही चाहिए। वो तो जितना है उतना अच्छा ही है। दोनों को एक दूसरे के प्रति आकृष्ट करने के लिए वह बहुत जरूरी है। इसके बाद जो
एक दूसरे के योग्य होते हैं, वे अब व्यावहारिक दृष्टि से भी बहुत हैं, क्योंकि विवाह संबंध केवल स्त्री और पुरुष का नहीं होता, वह दोनों परिवारों का होता है। ये विवाह केवल व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये कौटुंबिक मामला है। इसलिए घर और वर है कि कन्या के लिए जब वर देखते हैं तो वर 19-20 है, लेकिन घर बहुत अच्छा है, गुणवानों की परंपरा है, पीढ़ियों से गुण उतर आए हैं, तो शीलवान, गुणवान, संस्कारी ऐसा घर है। परंतु लड़का उतना अच्छा नहीं है, मैंने बाकी सारे जितने समर्थ है उतनी बुद्धिमत्ता में, कर्तृत्व में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन घर बहुत अच्छा है। एक तो ये होता है, और दूसरा घर के सारे लोग थोड़े कम पढ़े हुए, जरा थोड़े संस्कारों में कम, कैसे भी मनस्वी व्यवहार करने वाले, कैसे भी रहने वाले हैं। परंतु लड़का उच्च विद्या विभूषित, उत्तम कमाने वाला, सज्जन, व्यवहार में अच्छा, गुणवान, शीलवान, चरित्रवान ऐसा है। तो अब हमारे सामने प्रश्न है कि घर को देखना कि वर को देखना। अगर दोनों अच्छे हैं तब तो सोने पे सुहागा, कोई प्रश्न ही नहीं है, शंका ही नहीं है। परंतु दोनों में वर को प्राथमिकता देना कि घर को, आपको आघात लगेगा। लेकिन परंपरा कहती है और शास्त्र कहता है, विवाह का शास्त्र कहता है, घर को प्राथमिकता देनी चाहिए, वर को नहीं। उसके एडिशनल प्लेस, और इसका कारण क्या है? एडिशनल प्लेस करने जाओ तो आने वाली संतान में केवल पहली पीढ़ी के नहीं, परंतु पिता की ओर से 14 पीढ़ियों के और माता की ओर से 5 पीढ़ियों के गुण उतरते हैं, और 71 कुलों का संबंध आने वाले बालक के साथ जुड़ता है। अगर वर अकेला थोड़ा सा 19-20 है और घर बहुत अच्छा है, तब तो आने वाली संतान बिल्कुल सुरक्षित है, वह तो अच्छी ही होगी। परंतु घर ठीक ठीक है, मैंने बहुत अच्छा नहीं है, और वर कितना भी अच्छा हो तो भी आने वाली संतान के लिए रिस्क है, मैंने तो खतरा है। वो होगी ही उत्तम ऐसा नहीं कह सकते, भाग्य योग से हो गई तो हो भी गई। लोग कहते हैं आज कि ऐसे वर को कहाँ आज कुटुंबीजनों के साथ रहना है, हुती अलग से रहेंगे अकेले, फिर क्या खतरा है, वो तो उत्तम होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, हम व्यवस्था की दृष्टि से भले ही कुटुंब के साथ विच्छेद कर लें, तो भी जनन शास्त्र के अनुसार हम पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं। इसलिए घर और वर, घर और कन्या, इसकी प्राथमिकता का विचार जब आता है, तब घर को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। और इसलिए वर ढूंढते समय या कन्या ढूंढते समय इसके मामा, चाचा, दादा, पिता, परदादा कैसे हैं, इनकी परंपरा कैसी रही है, कैसे लोग हुए हैं, ये सब देखा जाता है। तो कुल गोत्र प्रवर ये सारा देखना, माने पीढ़ियों की परंपरा देखना, यही है। आप ही सोचो, अपनी प्रिय पुत्री और प्रिय पुत्र के लिए वर या कन्या ढूंढने में माता पिता, दादा दादी, सगे संबंधी कितनी चिंता करते हैं।
अब कितने सुरक्षित है इनके हाथों में युवक और युवती, परंतु नहीं, आज युवक युवती को स्वतंत्रता चाहिए। और माता पिता भी कहते नहीं नहीं, इसको पूछो पहले, इसको पसंद है कि नहीं। पसंद करना हमने सिखाया है क्या उनको, कि कैसे पसंद किया जाता है? तो उनको आता जाता तो कुछ नहीं, और हम कहते हैं नहीं नहीं, स्वतंत्र है, उनको चाहिए, उसने ढूंढा है, उसके साथ ही विवाह करके देंगे। हम तो आधुनिक हैं, हम तो प्रगत हैं, हम तो उसको स्वतंत्रता देते हैं। स्वतंत्रता बचाना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए, मैं जब तक सेवानिवृत्त नहीं हुई, नौकरी कर रही हूँ, तब तो मेरे जीवन को मेरा कार्यालय या मेरा कॉलेज नियंत्रित करता है। मुझे पहुंचना है समय से, इसलिए समय से भोजन करना है, समय से उठना है। मैं गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ नहीं हुआ हूँ, तो घर के लिए जो जो करना आवश्यक है वो सब करना ही पड़ता है, विवशता से करना पड़ता है, बाध्यता से करना पड़ता है। परंतु मैं वानप्रस्थ हो गया और मुक्त हो गया, सेवानिवृत्त हो गया और मुक्त हो गया। अब मेरा जीवन किस प्रकार से सुनियोजित रहेगा, वो जिम्मेदारी मेरी है। स्वतंत्र है तो जिम्मेदारी है। ऐसे स्वतंत्रता देना ये बहुत ही आभासी व्यवहार है। इस प्रकार से घर और वर देखना, ये और एक बात हुई। इसके आगे फिर बौद्धिक धरातल पर विचारधारा, उसकी अपनी विचारधारा और उसके परिवार की विचारधारा, ये एक दूसरे के अनुकूल है कि नहीं, यह देखना। कभी कभी कोई एक लड़का योगाभ्यास करता है, जरा जप ध्यान वगैरह करता है, अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, शील और चरित्र की बातें करता है, राष्ट्र हित के लिए, समाज सेवा के लिए मेरा जीवन होना चाहिए, ऐसे विचारों वाला है। और लड़की होटलिंग में और फैशन में और सिनेमा में और आउटिंग में और भौतिकता में ही रुचि रखती है, उसकी परवरिश भी ऐसी ही हुई है। अब दोनों घर एक दूसरे को माने जानते हैं, दोनों सुंदर हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले भी हैं, समाज में प्रतिष्ठित भी हैं, तो एक दूसरे के अनुकूल है, इसलिए ऐसे वर और कन्या का विवाह हुआ तो क्या होगा? तो इसके बाद तो विवाह के बाद दूसरे ही दिन विवाह विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि या तो वर को अपनी बातें सारी छोड़नी पड़ेंगी या पत्नी को छोड़नी पड़ेंगी। और आजकल आप जानते कि पत्नी कभी छोड़ ही नहीं सकती है, तो पति को ही छोड़ना पड़ता है। तो फिर दोनों का जीवन, इसको कजोड़ू बोलते हैं, ये वैचारिक कजोड़ू है। ऐसा जीवन, ऐसा विवाह जीवन कभी भी यशस्वी नहीं हो सकता। मैं कभी कभी मजाक में कहती हूँ कि महाराष्ट्र की पुणे की वधू और राजस्थान का वर, इन दोनों दोनों यदि प्रेम में भी पड़े, साथ में ही पढ़ते हैं, परंतु विवाह यदि हुआ और लड़की यदि ससुराल गई, एक तो जाएगी ही नहीं, पुणे की लड़की ससुराल जाने से ही मना कर देगी, तुम पुणे में रहो तभी विवाह होगा। लेकिन गई तो दूसरे दिन विवाह विच्छेद हो जाएगा। क्यों महाराष्ट्र में वैसे भी पति घर के कामों में सहायता करता है, और जब पुणे जैसे नगर में तो पत्नी के लिए सुबह की पहली चाय पति ही बनाकर देता है, ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियों का मानस है। तो पुणे के लड़के होंगे तो उस मानस के अनुकूल बन जाएंगे। लेकिन राजस्थान में तो पति पानी का प्याला भी नहीं उठाएगा, कितना भी अच्छा है वो अच्छा ही है, उसमें कोई नहीं, परंतु परंपरा तो ऐसी है, तो ये दोनों को ही नहीं जचेगा। गृह जीवन है वो दोनों को भी नहीं जचेगा, क्योंकि सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक, वैचारिक पद्धति ही ऐसी है। तो इस प्रकार के
वर और कन्या यदि वैचारिक दृष्टि से ठीक नहीं है, एक दूसरे के साथ मेल खाने वाले नहीं हैं, तो विवाह कभी भी यशस्वी नहीं होता। और विवाह यशस्वी नहीं है तो समर्थ संतान का जन्म होना सर्वथा असंभव है। जैसे मैं और उदाहरण देती हूँ, कम्युनिस्ट विचार का लड़का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार वाली पर कुटुंब वाली लड़की, दोनों का मेल कैसे बैठेगा? ये मियाँ महादेव का मेल है, कैसे बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो एक को छोड़ना ही पड़ेगा। कौन छोड़ेगा? ये तो आजकल तो बहुत संघर्ष का मामला होगा। हमारे शास्त्रों ने कहा इसलिए कि लड़की को अनुव्रता होना चाहिए, भार्या का अनुव्रता। पति का जो जीवन व्रत है वही पत्नी का होना चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि दोनों सहव्रती होने चाहिए, दोनों का जीवन व्रत एक ही होना चाहिए। इसके लिए वैचारिक मेल बहुत आवश्यक है। तो ये वैचारिक मेल, गुणों का मेल माने सज्जनता का, शील चरित्र और आदतें, इनका मेल, आर्थिक मेल, पारिवारिक मेल, पारिवारिक परंपरा का मेल और व्यक्तिगत गुणों का मेल और जनन क्षमता का मेल एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के में एक दूसरे के लिए एक दूसरे में होना, ये उत्तम वर कन्या एक दूसरे के लिए होते हैं। इसमें सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कार शास्त्र और शिक्षा, अर्थार्जन, व्यवसाय, कुल परंपरा आदि सारी बातों का विचार करके भारत का विवाह शास्त्र बनाया गया है। विश्व में कहीं पर भी इस प्रकार का समग्रता में विचार किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया गया है। व्यक्ति का जीवन इन आइसोलेशन कभी भी नहीं होता है। व्यक्ति का जीवन अन्य व्यक्तियों के साथ, कुटुंब के साथ, अन्य सृष्टि के साथ जुड़कर ही संभव होता है। और इसलिए पति पत्नी को एकात्म संबंध निर्माण करना, स्थापित करना, ये जरूरी है। और स्त्री और पुरुष एकात्म संबंध स्थापित कर सके, इसके लिए इतनी बातों का विचार करके एक दूसरे के लिए योग्य ऐसे वर और कन्या का विचार करना, ये बड़ों का काम है। बड़ों ने युवक युवती को मार्गदर्शन करना चाहिए, समझाना चाहिए, सहायता करनी चाहिए और उनको इसे अपनाने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। नहीं तो ये प्रेम और ये सब बातें हैं वो नहीं हो सकती। मैं मानसिक हमारे जो टेंडेंसी होती है उसका एक उदाहरण देकर मैं मेरा विषय समाप्त करती हूँ। अभिज्ञान शाकुंतल में यह घटना है कि शकुंतला अपनी दोनों सखियों के साथ वृक्ष को पानी पिलाने का काम कर रही है और दुष्यंत उस समय आश्रम में आता है और सहज ही इन तीनों को देखता है और शकुंतला को देखकर उसके मन में शकुंतला के प्रति आकर्षण जन्म लेता है। तब उसे प्रश्न होता है कि अरे, शकुंतला तो कण्व मुनि की पुत्री है और ब्राह्मण है और मैं क्षत्रिय हूँ। शास्त्रों ने क्षत्रिय वर और ब्राह्मण कन्या के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा है और वो निषिद्ध है। फिर उसके मन में विचार आता है, तो फिर मेरे मन में उसके प्रति आकर्षण कैसे जन्मा? जन्म ही नहीं सकता। मेरे मन में उसके प्रति आकर्षण का जन्म हुआ है, इसका अर्थ है कि वह मेरे लिए विवाह योग्य है। प्रमाणवन्तः करण प्रवृत्तयः। प्रमाण क्या है कि सही स्थिति का पता न हो
तो भी यदि आकर्षण है तो फिर इसके लिए प्रमाण अंतःकरण की प्रवृत्ति ही है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणवंतःकरण प्रवृत्तयः। सज्जनों के लिए संदेहास्पद स्थिति यदि निर्माण होती है तो उसमें अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण है। और मैं सज्जन हूँ, मेरे मन में आकर्षण निर्माण हुआ है, इसका अर्थ है कि यह मेरे लिए विवाह योग्य है। अपने लड़के और लड़कियों की अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण बने, इससे बड़ा माता पिता का और समाज का भाग्य कौन सा हो सकता है। ऐसे अंतःकरण बनाना ये हमारे लिए परम आवश्यक है। और इसको मैंने कुटुंब शिक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय कहा है। प्रस्तावना में जो गुण वर्णन किया था गुणों का, इस प्रकार से तो मेरा विषय नहीं रहा, परंतु मुझे जब बताया गया था कि आपने जो कुटुंब व्यवस्था, कुटुंब शिक्षा का उल्लेख किया था अपने पूर्व वक्तव्य में, उसको लेकर आप कुटुंब व्यवस्था के संदर्भ में विवाह विचार और युवक युवती का, वर कन्या का विचार, ऐसा विषय अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो ठीक रहेगा। मैंने इस रूप में इस विषय को समझा है और इसी रूप में प्रस्तुत भी किया है। और पुनरुत्थान विद्यापीठ इसी विचार को समाज में प्रस्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसीलिए मैंने भी इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए तुरंत हाँ कहा था। मेरा विषय यदि आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है तो मैं आपकी क्षमा चाहती हूँ, परंतु मेरी दृष्टि से इस प्रकार से हम सबको विचार करना समाज हित की दृष्टि से और युवक युवती के जीवन की हित की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक और उपयोगी है। इसलिए मैंने इस रूप में इसको प्रस्तुत किया है। आपको जिस रूप में इसको स्वीकार करने योग्य लगता है उस रूप में स्वीकार करें, अन्यथा मुझे क्षमा करें। इतना ही कहकर मैं मेरा विषय समाप्त करती हूँ। सबको नमस्कार। अत्यद्भुतम। आज के व्याख्यान के संदर्भ में श्रोताओं में से किसी को कुछ जिज्ञासा हो तो हम महोदया की अनुमति लेकर कुछ परामर्श कर सकते हैं। आदौ सबसे पहले श्रोताओं से निवेदन है कि आप अपनी जिज्ञासा रखें। નમસ્તે. हालांकि जी આપણે આપણે છે ને બેને શીલ, ચરિત્ર, નીતિમત્તા, મધુર વાણી, મધુર આકૃષ્ટ એ કીધું. પછી એની સાથે બે માઇક બંધ થઈ ગયું હતું ને, અમારું અહીંયા સંભળાતું નહોતું એટલે 2-3 વચ્ચે છૂટી ગયું છે, તો એ જરા રિપીટ કરી શકાશે? हाँ, आपने बोला ना कि जो विवाह पूर्व सुरक्षित वो चरित्रशील, चरित्र, नीतिमत्ता, मधुर वाणी, मधुर आकृष्ट, उसके साथ और 2-3 बोले थे गुण, तो वो नहीं लिख पाई हूँ मैं, तो वो जरा। अब मुझे क्रम तो स्मरण में नहीं है कि मैंने क्या नहीं, कहा क्रम था। नहीं, आपने और किसी ने भी तो सुना होगा। मैंने शील, दोनों के लिए एक निष्ठा, ब्रह्मचर्य आदि का वर्णन किया था। और स्त्री का ब्रह्मचर्य क्या होता है, युवक का ब्रह्मचर्य क्या होता है, इस विषय की चर्चा की थी। नहीं नहीं, शील, चरित्र। પ્રીતિબેન हाँ जी, વિડિયો हाँ રેકોર્ડ जी, થાય हाँ. છે એ પછીથી તમે લઈ શકશો, પણ પ્રશ્ન કઈ હોય ને તો આપણે લાભ લઈએ. ના, એટલે આમાં છે ને 2-3 વસ્તુ છૂટી ગઈ હતી ને, મારું અહીંયા બંધ થઈ ગયું હતું, એટલા માટે મેં કીધું કે આપણને એના हाँ, પર। लेकिन ये कह रहे हैं वो ठीक है, आपने रिकॉर्डिंग किया होगा ओके तो ओके उसमें ओके, से आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे वो ठीक है. क्रम तो अभी नहीं नहीं, स्मरण ओके में ओके, आना कोई संभव नहीं ओके है। ओके हम्म, ओके. શ્રી मेरे पास कुछ नोट्स या कुछ नहीं रहता है, इसलिए नहीं मैं वो नहीं बता सकती कि उसके बाद तुरंत क्या था। नहीं, कोई बात नहीं. શ્રી ઇન્દુમતીજી નમસ્કાર. जी
जी आपने जो विवाह शास्त्र के बारे में बताया, तो इसकी कोई आवृत्ति या कोई स्पेसिफिक बुक है जो हम वो बता हाँ, सके? एक पुस्तक है भारतीय विवाह शास्त्र। मराठी मूल था, हमने उसका हिंदी किया है और आने वाले समय में हम उसको प्रकाशित करने वाले हैं। लगभग 70-80 वर्ष पूर्व लिखा गया है ओके भारतीय विवाह शास्त्र। ओके फिर अधिजनन शास्त्र, ऐसा भी एक ग्रंथ पुनरुत्थान विद्यापीठ ने ही प्रकाशित किया है। इस प्रकार से विवाह वर वधु चयन और विवाह संस्कार, ऐसा एक पाठ्यक्रम भी पुनरुत्थान विद्यापीठ का चलता है। उसके लिए तैयार किए गए कुछ नोट्स है। परंतु मैंने जो पुस्तक की बात की, भारतीय विवाह शास्त्र, ये तो पुस्तक ही है। दूसरा एक हिंदुओं का समाज रचना शास्त्र, उसमें भी पिंड और पिंड का विचार बहुत किया गया है। जाति लक्षण, पिंड लक्षण और विवाह विचार, हिंदुओं का समाज रचना शास्त्र, ये तो ग्रंथ गुजराती में है, 1933 में प्रकाशित हुआ है, इतना पुराना है। ओके, धन्यवाद। और दूसरा एक प्रश्न है, मैं अभी काउंसलर हूँ टीनेजर्स का, तो आपने जो भी बात बताई वो बहुत ही प्रैक्टिकल अभी सभी को प्रश्न है। हाँ, तो अरे इसकी और बहुत बहुत चिंता करने की जरूरत है। राइट, क्या हमारे युवक युवतियां कैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो जी, आपका प्रश्न पूछिए, हाँ, मैंने तो ही शुरू कर दिया। इसमें ज़्यादातर हमने ऑब्जर्वेशन किया है कि हम्म, वो तो समझ जाते हैं, जो टीनेजर से वो समझ हम्म, जाते हैं जब हम अच्छी बात बताते हैं हम्म, तो। हम्म, लेकिन माता पिता या तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, वो हम्म, अकेले यदि वो मान भी गए, लेकिन सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से बदले, तो सही उसके बात है। तो ही ये हो हाँ, सकता है, यानी जन सही जागृति। बात है। हाँ, इसलिए इसलिए हमें तो विश्वविद्यालयों को निवेदन करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए कि आपके समाज शास्त्र के विषय का पाठ्यक्रम इसके अनुकूल बनाओ। ये तो समाज शास्त्र का ही तो विषय है, और समाज शास्त्र कहाँ ले जा रहा है? स्त्री पुरुष के समानता और स्वतंत्रता और वुमेन्स राइट कमीशन और विवाह विच्छेद के अधिकार और क्या 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 चलता है। तो समाज शास्त्र का पाठ्यक्रम जब तक ऐसा है तब तक तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुआमा होई तो हवाडामा आवे ने। हमारा बराबर છે। कुआं तो ऐसा है, और हम इधर प्रयास कर रहे हैं काउंसेलिंग का, तो पहला तो सारा दूषित है। इसलिए समाज शास्त्र का, मनोविज्ञान का विकास, व्यक्तित्व विकास का, ऐसा सारा विचार करने की आवश्यकता है। तो यस, इसलिए बहुत व्यापक संदर्भ है। हमारा सारा परिवेश इतना विपरीत, और हम थोड़ा सा विचार कर रहे हैं इसको ठीक करने का। तो वो विपरीत परिवेश जो है उसको ठीक करने के लिए हमने भी व्यापक संदर्भ में विचार तो करना चाहिए। ઇન્દુમતીબેન, આના માટે અમે કલ્પદ્રુમ વિજ્ઞાન સંશોધન કેન્દ્ર શરૂ 2016માં जी, કર્યું છે, જેમાં 10 સાયન્સને ઇન્ટિગ્રેટ કર્યા છે, જેમાં સોશિયલ સાયન્સ, કલ્ચરલ સાયન્સ, સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ, યોગા સાયન્સ, हाँ, बिकॉज इट ऑल हाँ, आर रिक्वायर्ड टू इंटिग्रेट टू ओवरऑल यस, पर्सनालिटी। तो આ બધા हम्म, જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે જ આ શક્ય બને છે। ત્યારે જ શક્ય બને. એટલે મેં કહ્યું ને, જનન શાસ્ત્ર, જ્યોતિષ શાસ્ત્ર, સામુદ્રિક શાસ્ત્ર, સંસ્કાર શાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર બધા ભેગા થાય ત્યારે જ આ થાય. तो તમારી आपने जो ये शुरू किया है, तो इतने सारे शास्त्रों को इंटीग्रेट करना, लेकिन मूल विचार भारतीय है कि नहीं? हाँ, मूल बेस हमारा भारतीय है। हाँ, फिर वो ठीक है, फिर वो बहुत अच्छा है। શાસ્ત્ર એટલે શું? सामुद्रिक शास्त्र अंग लक्षण, अभी ज्योतिष के साथ हस्तरेखा शास्त्र,
हस्त सामुद्रिक शास्त्र, ये बहुत प्रचलित है। परंतु हस्तरेखा शास्त्र तो उसका एक छोटा सा अंग है, अंग लक्षण, पूरी की पूरी आकृति। जैसे महापुरुषों महापुरुषों को आजानुबाहु, आजानुबाहु माने क्या, सामान्य मनुष्य के हाथ घुटनों तक नहीं पहुंचते, परंतु महापुरुष हैं जो उसके हाथ घुटने तक पहुंचते हैं, आजानुबाहु। तो राम आदि आजानुबाहु थे। ऐसे जिसके पैर के तलवों में चक्र होता है, वो चक्रवर्ती होता है अथवा घुमक्कड़ होता है। तो ये चक्र होना, ये सामुद्रिक शास्त्र का अंग लक्षण है, सामुद्रिक शास्त्र में बताया हुआ। इसी प्रकार से हमारी आंखों की के रंग कैसा है, हमारे दांत कैसे हैं, हमारे बाल कैसे हैं, त्वचा कैसे है, रोम कैसे हैं, ये सब स्त्रियों के बारे में आपने वर्णन सुना है? पद्मिनी, हस्तिनी, शंखिनी, ऐसे सुना है ना? ये पद्मिनी स्त्री उसको कहा जाता है जिसके शरीर से बिना सेंट के हमेशा सहज कमल की सुगंध आती है, उसको पद्मिनी बोलते हैं। तो ये पद्मिनीय स्त्री का सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार गुण लक्षण हुआ। ऐसे शंखिनी भी होती है, पता है? शंखनी, सती शाप दे नहीं ने शंखनी ना लागे नहीं। हाँ। ये शंखनी क्या है? उसका स्वभाव, उसकी 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 आवाज, उसका हास्य, उसकी चाल इतनी बेढब है कि वो नाजुक स्त्री कभी हो ही नहीं सकती, और अच्छी मधुर भाषिणी हो ही नहीं सकती। तो ये इसको सामुद्रिक, इसका वर्णन जिस शास्त्र में है उसको सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। तो विवाह के लिए लोग सामुद्रिक शास्त्र को जानते थे और प्रयोग में लाते थे। और एकदम छोटे हैं लड़का और लड़की, तब से उसके शरीर के अंगों का ठीक से विकास हो, इसका ध्यान रखा जाता था। खूबच धन्यवाद बेन। जी। धन्यवाद। नमस्कार भगिनी। जी अभी आपने जो कहा ना कि अधिजन शास्त्र, वो पुस्तक का नाम है? हाँ, अधिजनन शास्त्र ये पुस्तक का नाम है। अच्छा, ये अभी कहीं पर उपलब्ध है? हाँ, उपलब्ध है। मैंने अभी पुनरुत्थान विद्यापीठ ने ही उसकी रचना करके प्रकाशित किया है। जी, वो हमें गूगल पे सर्च करने से मिल सकता है ना? नहीं, गूगल में नहीं मिल सकता, हमने उसको गूगल पर रखा नहीं है। आप तो मेरा फोन नंबर लेकर और उसके ऊपर से पता प्राप्त कर सकते हैं, और फिर आपको वो शास्त्र पुस्तक हम पहुंचा सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। जी। धन्यवाद महोदया। जी आज के प्रस्तावना नमस्ते। के संदर्भ में हमारा जो आशय था, उसी आशय को आपने सिद्ध किया है। ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना और व्याख्यान कहीं भिन्न हो रहा है। नहीं प्रस्तावना नहीं, में उसका मैं तो भी कुछ समावेश ऐसा ही होता ही कहना है। चाहता था। जी जी। लेकिन उसके उपरांत भी मेरे मन में और बातें थी। लेकिन आपने सर्वतोग्राही, सब दिशा में कूच करते हुए पुरुष और स्त्री दोनों के विषय में अत्यंत जागृत अवस्था में बहुत सारे भारतीय सिद्धांतों को, भारतीय दर्शन शास्त्र को जी, अपने ये तो हमारी दृष्टिकोण के बहुत अनुसार। बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले के समय में वो नामकरण संस्कार भी जब आता है तो उसमें भी केवल गुण और उसके कर्म को ध्यान में रखकर नामकरण ध्यान में संस्कार होता रखकर था। पसंदगी कर होती है। जी जी। तो भारतीय भारतीय संस्कृति से और भारतीय परंपरा से जितने दूर जाएंगे उतने हम भटक जाएंगे, ये तो निश्चित ही है। लेकिन आज जी भी आपने अत्यंत सुमधुर शैली में और धारा प्रवाह में जो व्याख्यान प्रस्तुत किया है, मैं प्रारंभ से अभी तक आपके जितने भी व्याख्यान सुने
हर एक व्याख्यान से कुछ न कुछ प्रेरणा ली है। आपका जी प्रवाह और सौम्यता और शैली अत्यंत लाक्षणिक है और सराहनीय है, हम प्रणाम करते हैं। और जो वक्ता बनना चाहता है वो आपका व्याख्यान सुनेगा तो वक्ता के कौन से गुण होते हैं वो आपसे सीख सकता है, जो मैं सीखा हूँ। तो अत्यंत मधुर शैली में जो विषय प्रतिपादन किया है, ऐसे ही आपका उत्साह और आपका ज्ञान लाभ इस विश्वविद्यालय को और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से समाज को भी मिलता रहे, यही मैं पुनः एक बार आपको प्रार्थना करता हूँ। और यदि अब किसी को कुछ जिज्ञासा न हो तो हम वक्तृ के रूप में जो यहाँ उपस्थित हो गया है उनका ऋण स्वीकार करते हैं, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं कि आपने शास्त्र का परिचय देते हुए भारतीय संस्कृति का परिचय दिया है और विवाह संस्कार के विषय में आज का व्याख्यान आपका जागृति दिलाने वाला व्याख्यान। ऐसा ही आपका स्नेह और प्रेम ज्ञान के माध्यम से हम पर बना रहे, यही शुभकामना और शुभ भाव आपके चरणों में प्रस्तावित करते हुए यदि आपकी अनुमति हो तो हम कथा में स्थापित हैं। अनुमति जी जी पूर्ण करें। जी ओम नमस्ते। पूर्णमदः पूर्णमिदं इदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतम, नमस्ते। जयतु भारतम, जयतु सोमनाथः। परमात्मा सबका मंगल करे, यही कामना करते हुए कल नए विषय के साथ नए वक्ता के साथ पुनः एक बार हम 5:30 बजे मिले। तब तक सबका मंगल हो। शुभम भवतु। ईशम।